नाउ हम देखते हैं सेट बी का क्वेश्चन नंबर 23। वो आपको इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन दे रखा है एंड किस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है, लेट आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करना है। आप ध्यान से देखें, यदि हम डेनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर दें तो न्यूमरेटर यहां से चला जाएगा। तो यहां पर हम 1 प्लस कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। हमें ऊपर चाहिए क्या, साइन एक्स dx को इस तरफ रखेंगे, बाकी टर्म्स को इधर ले जाएंगे। तो साइन एक्स dx की जगह हम लिख सकते हैं माइनस dt। तो यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस dt, माइनस बाहर आ जाएगा 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। तो अब यहां से देखिए माइनस 1 अपॉन log t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c, और यही क्या है, i की वैल्यू है आपकी इस क्वेश्चन के लिए। तो केवल डेनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करना है एंड न्यूमरेटर वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। देन इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 24। तो यहां भी ये भी इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्या क्वेश्चन है आपके पास, 0 to 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डी एक्स। यहां पर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप ध्यान से देखें भाई, यहां पर आप एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स जो है वो बराबर होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, कि आप x की जगह लिख सकते हैं a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहां ये टर्म कैसे बन जाएगी, दिस विल बिकम 0 to 5 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, एंड यहां पर बन जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस, यहां ऑलरेडी 5 माइनस एक्स दे रखा है, तो x की जगह जब हम यहां पर 5 माइनस एक्स रखेंगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, 5 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो यहां बचेगा केवल x, इसको नाम दें आप सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, एंड यहां पर 0 to 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 to 5 रूट 5 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स। यहां पे हो गया 2i इज इक्वल टू 0 to 5, यहां बन जाएगा रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है बिकॉज कि आप इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो यहां पर हमने यही प्रॉपर्टी यूज किया कि इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यहां इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप, तो यहां आ जाएगा 0 to 5, डेनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम सेम आ जाएगा, एंड अपर लिमिट्स, अपर जो टर्म है वो ऐड हो जाएगी। यहां ध्यान से देखें, ये टर्म सेम कैंसिल हो गई, 0 to 5 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां हो जाएगा 5 माइनस 0 एंड दिस इज 5। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, सो i इज इक्वल टू 5/2। तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या आई है आपकी, वो आई है 5/2। तो यहां पर पहले आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है एंड देन उसके बाद फर्स्ट
इंटीग्रांड और सेकंड इंटीग्रांड को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ टर्म 1 बन जाएगी और 1 का इंटीग्रेशन इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। देन इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखें तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो जरा देखिए, the given differential equation is dy by dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है, आपकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग, इसको नाम दे दें जैसे फर्स्ट, कंपेयरिंग फर्स्ट विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से p किसके बराबर आ गया, 1 बाई एक्स के, q किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो वो हो जाएगा e की पावर p dx। सो e की पावर p क्या है, 1 बाई एक्स डी एक्स। 1 बाई एक्स को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log x। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, e से log कैंसिल हो जाएगा तो यहां आ गया x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, x आ गई है। और किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाई, वो होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटू में तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन करना है। तो यहां y इंटू एक्स इज इक्वल टू q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x dx। ये बन गया आपका x क्यूब dx। यहां आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो x की पावर 4 बाई 4 प्लस c। और यही क्या है, आपका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसके लिए पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है एंड यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज, आपको x के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये दे रखा है, फाइंड k एंड p x इज ग्रेटर देन 2। तो यहां पर देखिए, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म एक टेबल की फॉर्म में नहीं दे रखी है, आपको इसे एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से आप इसे टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो जरा देखिए। यहां पर x लिख रहे हैं हम, यहां पर px लिख रहे हैं। x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 है तो px की वैल्यू है 0.16। देन उसके बाद जब x इज इक्वल टू 1 और 2 होता है तो px की वैल्यू ये है। तो आप इसमें x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो यहां पर वैल्यू बन जाएगी k, तो यहां पे आ गया k। x इज इक्वल टू 2 डालेंगे इसी के अंदर तो वैल्यू हो जाएगी 2k, ये हो गया। 3 और 4 के लिए वैल्यू ये है, तो जब आप इसमें x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 इज 2 और 2 इंटू के हो गया 2k। x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 5 माइनस 4 इज 1k, और उसके अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 0 है, उससे हमें कोई फायदा नहीं है। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है कि समेशन ऑफ ऑल px इज इक्वल टू 1, मतलब इन सभी टर्म्स का यदि आप सम करेंगे तो ये 1 के बराबर होती है। समेशन ऑफ ऑल pxi इज इक्वल टू 1, तो 0.16 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो यहां से k प्लस 2k प्लस 3k, इस 0.16 को तो हम इधर ले गए, 1 माइनस 0.16, ये हो गया 1 और 2 3, 3 2 5 एंड 6k। 1 में से 0.16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां हो जाएगा 4 एंड यहां पे हो जाएगा आपका 8, 0.84। 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, k इज इक्वल टू 84 बाई 100
इंटू 6, पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ से 6 से 1 टाइम, 6 से 4 टाइम, मीन्स 14/100 एंड दिस विल बिकम 0.14। तो k की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपके पास, 0.14 आ रही है। एंड इसमें आपको वैल्यू निकालनी है px इज ग्रेटर देन 2। px इज ग्रेटर देन 2 मतलब हमें निकालना है px इज इक्वल टू 3 प्लस px इज इक्वल टू 4। तो px इज इक्वल टू 3 कितना है आपका, 3 पर है ये 2k एंड x इज इक्वल टू 4 पर है k, तो ये हो गया 3k और k की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.14। यहां से आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 52/100 42, तो यहां 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.42। तो px इज ग्रेटर देन 2 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो आ रही है 0.42 आपकी। तो केवल आपको यहां पर x की वैल्यू रखनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है एंड देन सभी px के सम को 1 के बराबर रखते ही आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू आप यहां पुट करके px इज ग्रेटर देन 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ हमने सेक्शन बी को फिनिश कर लिया है। अब हम देखते हैं आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी से पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, जरा देखिए। सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। आपको एक इक्वेशन दे रखी है एंड उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए इक्वेशन क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। द गिवन इक्वेशन इज tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। अब यहां इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है आपका, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है। तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x ओवर 1 माइनस 2x इंटू 3x हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये tan बन जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x इज इक्वल टू tan π/4। और tan π/4 किसके बराबर होता है आपका, 1 के बराबर होता है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप यहां से, तो यहां पे आ जाएगा 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इस तरफ ले आएंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है एंड मैं इसे सॉल्व कर लूंगा सेपरेटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो 6 हो एंड ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 5 मिले। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 6x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, सो वी विल टेक x प्लस 1 कॉमन एंड हियर 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये टर्म 0 के बराबर होगी या ये टर्म 0 के बराबर होगी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमें मिला x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1/6। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं सॉल्व करके, दैट इज -1 एंड x इज इक्वल टू 1/6। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या है, वेरीफाई रॉलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ऑन द इंटरवल -4, 2। आपको एक फंक्शन दे रखा है एंड उसके लिए आपको रॉलीज थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखिए, रॉलीज थ्योरम के लिए 3 कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए। पहला, जो गिवन फंक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा, आपके जो अपर जो इंटरवल दे रखा है उसके जो एक्सट्रीमिटीज हैं या फिर आउटर पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो जरा देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 28 में द गिवन फंक्शन इज
क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ऑन द इंटरवल -4, 2। तो जरा देखिए, सबसे पहले आप देखें एफ एक्स क्योंकि एक पॉलिनोमियल है तो ये एक्स की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। एंड एफ डैश एक्स भी हम निकाल देते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x + 2। पहली कंडीशन लिखेंगे, एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूअस ऑन -4, 2। इस पर क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा आपका। देन उसके बाद सेकंड है डिफरेंशिएबिलिटी। अब ने इसका डेरिवेटिव किया, वैल्यू आई है 2x + 2। x में आप इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू डाल दें, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, मतलब जो एफ एक्स है वो डेरिवेबल है बट डिफरेंशिएबल है ऑन दिस ओपन इंटरवल। सो एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन -4, 2। ध्यान से लिखना है आपको, कंटीन्यूअस होता है क्लोज्ड इंटरवल पर, डेरिवेबल होता है ओपन इंटरवल पर। थर्ड पॉइंट हम यहां पर निकाल लेते हैं f ऑफ -4 की वैल्यू। f ऑफ -4 की वैल्यू यहां रखेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 × 2 हो जाएगा -8, एंड यहाँ -8 है, 16 - 16 इज 0। देन इसके बाद हम निकालते हैं f2 की वैल्यू। f2 की वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 × 2 = 4 -8, ये भी हो गया 0। मीन्स f ऑफ -4 जो है वो बराबर है f ऑफ 2 के। फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, मतलब रॉलीज थ्योरम की जो तीनों कंडीशंस है वो क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। तो देखिए, अब बोलेंगे आप ऑल दी कंडीशंस of Raleigh's theorem are verified. So there exists a point. So there exists a point C such that f dash C is equal to 0. तो यहां पर एक C पॉइंट एग्जिस्ट करेगा such that कि f dash C जो है वो 0 के बराबर रखना है। f dash x ये है, f डैश c निकालेंगे तो जहां पर भी x है वहां पर हम c रख देंगे, तो 2c + 2। तो इस f डैश c को 0 के बराबर रखेंगे तो 2c + 2 = 0। इसको इस तरफ ले जाएंगे, 2c = -2 एंड c = -2/2, दैट इज -1। c = -1 लाइज बिटवीन -4 to 2। तो -4 और 2 के बीच में c की वैल्यू लाई कर रही है, हेंस रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर जो आपका c है वो उस ओपन इंटरवल में लाई करता है तो आप क्या बोलेंगे कि जो रॉलीज थ्योरम है वो क्या हो गई है, वेरीफाइड हो गई है। हेंस रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपीट द क्वेश्चन। आपको एफ एक्स को कंटिन्यूस दिखाना है उस क्लोज्ड इंटरवल में, देन उसके बाद ओपन इंटरवल में डेरिवेबल दिखाना है और फिर आउटर पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू निकालनी है। और जैसे ही आप आउटर पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और वो बराबर आती है, फिर आप बोलेंगे ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉलीज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C सच दैट f डैश C इज इक्वल टू 0 एंड 2c + 2 को 0 के बराबर रख देंगे। और जो c है वो -4, 2 में आता है, तो आप बोल देंगे कि हेंस द रॉलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,3 फ्रॉम द पैराबोला x² इज इक्वल टू y। आपको एक पॉइंट दे रखा है 0,3 एंड उसकी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द पैराबोला x² इज इक्वल टू y। तो जरा क्वेश्चन को समझें एक बार। आपको ये क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, कोई पैराबोला आपको दे रखा है x² इज इक्वल टू y, मीन्स ये कोई पैराबोला दे रखा है इस तरीके से, और एक पॉइंट है 0,3 को यहां पर होगा, तो उसकी इस पैराबोला से डिफरेंट डिस्टेंस हो सकती हैं। ये सब क्या है, डिस्टेंस है।
आपको उसकी मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं इस पैराबोला पर कोई एक पॉइंट मान लेता हूं, लेट सम एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो एक्स वाई हमने कोई पॉइंट मान लिया ऑन द पैराबोला। अब इस एक्स वाई और इस 0,3 की हम डिस्टेंस निकालेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,3 फ्रॉम एक्स वाई इज डी, वो डी से हम डिनोट कर रहे हैं। सो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। ये क्या है? ये डिस्टेंस है आपकी। अब यहां से देखिए भाई, आपके पास ये डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस होनी चाहिए एक वेरिएबल में, क्योंकि मुझे इस डिस्टेंस को मिनिमम प्रूव करना है। तो आपके पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है, द गिवन पैराबोला इज, वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो यहां डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह आप फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं। डी इज इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। अब मैं इस डिस्टेंस का भी दोनों तरफ क्या कर लेता हूं? स्क्वायर कर लेता हूं। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो डी स्क्वायर है यदि वो मिनिमम हो गया तो जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर ओवर डी वाई इज इक्वल टू वाई का हो गया 1 प्लस पहले पावर आगे आएगी एंड इसके बाद वाई का करेंगे तो वो हो जाएगा 1। तो यहां पर फॉर क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ वाई की क्रिटिकल वैल्यूज के लिए डी स्क्वायर ओवर डी वाई को हम 0 के बराबर रख देंगे। तो यहां से 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू यहां पे हो गया आपका -1। 2 डिवाइड में आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1/2, ये 3 माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लिया 2 -1 प्लस 6, y इज इक्वल टू 5/2। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? 5/2 आ रही है। अब मुझे इस डिस्टेंस को मिनिमम और प्रूव करना है, तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दूंगा। डिफरेंशिएटिंग, इसको नाम दे देते हैं हम सेकंड। डिफरेंशिएटिंग सेकेंड अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहां हो जाएगा d स्क्वायर ओवर dy स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, इस 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, y का हो गया 1 एंड यहां बचेगा -3। तो यहां पे हो गया आपका -3 का हो जाएगा 0। तो यहां हो गया 2 इंटू में 1। अब ये आ गया 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब जो डबल डेरिवेटिव है एट द गिवन पॉइंट क्या है? एट y इज इक्वल टू 5/2। इस पर जो डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है वो क्या आ रहा है आपका? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट ग्रेटर देन 0 आता है तो जो फंक्शन है वो मिनिमम होता है। अगर वो लेस देन 0 आता है तो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। हमारा यहां जो डबल डेरिवेटिव है वो एट y इज इक्वल टू 5/2 पर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 मीन्स जो डिस्टेंस है, सो डी स्क्वायर इज मिनिमम। आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो मिनिमम है, विच इंप्लाइज दैट डी इज मिनिमम। अगर डिस्टेंस का स्क्वायर मिनिमम है तो जो डी है वो भी क्या है? मिनिमम है। अब हम मिनिमम डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो y की वैल्यू आप यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे इसके अंदर। तो d इज इक्वल टू 5/2 प्लस 5/2 माइनस 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू है आपकी। अब यहां इसका एलसीएम ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 5/2 प्लस यहां एलसीएम आ गया 2, 5 माइनस 6 का
स्क्वायर। 5 माइनस 6 हो गया -1/2 का स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/2, यहां हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे इसका तो यहां आ जाएगा 4, 2 5 10 प्लस 1 11। सो यहां आ गया अंडर रूट 11/4। अब नीचे जो 4 है इसका रूट क्या हो जाएगा 2, मीन्स अंडर रूट 11/2। तो सो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो क्या है आपकी अंडर रूट 11/2 है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले आपको इस पैराबोला पर कोई पॉइंट मान लेना है, लेट सम पॉइंट एक्स वाई, देन उसकी 0,3 से डिस्टेंस निकाल देनी है, फिर उसका स्क्वायर कर लेना है ताकि आप इजीली उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकें। देन आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम प्रूव करना है और मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है आपको इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। कोई ए आदमी है आपका और वो सच बोलता है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 दे रखी है। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछाला जाता है। ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, जो ए है वो ये बता रहा है कि इस पर हेड आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज ए हेड एक्चुअली। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वहां पर सच में एक हेड था। मतलब क्या है कि हेड आया हो और ए सच बोल रहा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहां पर ये बेस थ्योरम से क्वेश्चन है आपका। हम सबसे पहले इसमें मान लेंगे लेट E1 डिनोट्स द इवेंट ए स्पीक्स द ट्रूथ, कि जो ए है वो क्या बोलता है, सच बोलता है। एंड E2 डिनोट्स द इवेंट दैट ए डू नॉट स्पीक्स द ट्रूथ, कि वो सच नहीं बोलता है, मतलब झूठ बोलता है। तो P1 उसके सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 4/5, और सच ना बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो होगी 1 - P1, दैट मीन्स 1/5 आपकी। लेट हम मान लेते हैं ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ए हमने इवेंट मान लिया किसके लिए, कि हमें हेड मिले। सो PA/E1 किसको डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए स्पीक्स द ट्रूथ। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड when A speaks the truth। जो A है वो सच बोलता है। PA/E2 किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन A टेल अ लाई। तो यहां टेल अ लाई या फिर डू नॉट स्पीक्स द ट्रूथ। तो PA/E1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जरा देखिए भाई, वो सच बोल रहा हो तो हेड आने की, तो सच बोल रहा है तो वो हेड आएगा, और एक कॉइन पर हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है 1/2। PA/E2 मतलब जब वो झूठ बोल रहा है तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, झूठ बोल रहा है मतलब हेड नहीं आएगा आपका, और हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, और टेल आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, वो भी क्या होती है 1/2 होती है। आई रिपीट, PA/E1 का मतलब है कि वहां पर हेड आए जब वो सच बोल रहा हो। अगर वो सच बोल रहा है तो क्या आएगा, हेड ही आएगा, और हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 1/2। अगर वो बोल रहा है कि हेड आ रहा है बट वो झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब है वहां टेल आएगा, और टेल आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, वो 1/2 होती है। हमें निकालना है कि जो हेड है वो पहले से आ चुका है, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो सच बोल रहा हो, मतलब वहां पर एक्चुअली में एक हेड हो। हेड होने का मतलब है कि वो सच बोल रहा हो। प्रोबेबिलिटी दैट ए हेड appeared when it is actually a head, कि जब वहां पर सचमुच क्या हो, एक हेड हो। सो बाय बेस थ्योरम जो PE1/A है
वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर होगा पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन, पी ई वन अपॉन पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, ये निकालना है आपको। तो यहां से सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे। पी ई वन बराबर है हमारा 4/5 के, पी ए बाई ई वन की वैल्यू आई है 1/2 और यही सेम टर्म आपको नीचे लिखनी है 4/5 इंटू 1/2 प्लस 1/5 इंटू 1/2। ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10 एन ऊपर हो जाएगा 4, नीचे भी जो एलसीएम है वो आएगा 10 और यहां पर 4 + 1, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ रही है आपकी 4/5 आ रही है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर सबसे पहले आपको दो इवेंट मान लेने हैं E1 एंड E2 की, ए सच बोलता है या फिर झूठ बोलता है। एक इवेंट मान लिया कि वहां पर हेड हमें मिल रहा है, तो PA/E1 और PA/E2 की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर बाई बेस थ्योरम आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस की वैल्यूज दे रखी हैं, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। ए के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 1 1 2, बी के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 2 3 5 एंड सी के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 1 5 5। अब यहां पर आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना हो, उसकी दो एडजेसेंट साइड, मान लीजिए ये साइड ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों एडजेसेंट साइड हैं। तो एडजेसेंट साइड की मदद से एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन में 2। मतलब साइड जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, उसके मॉड्यूलस को आपको 2 से डिवाइड करना है और आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जो ए की पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या हो जाएंगे, i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। अब मैं दो एडजेसेंट साइड यानी ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लूंगा। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 - 1 हो गया आई कैप, 3 - 1 हो गया 2j कैप, 5 - 2 हो गया 3k कैप। देन इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी वेक्टर निकालना है हमें। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी के पोजीशन वेक्टर्स में से ए के पोजीशन वेक्टर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 1 - 1 इज 0i कैप, 5 - 1 इज 4j कैप, 5 - 2 इज 3k कैप। तो ये आ गया ए सी वेक्टर। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहां देखिए यहां i j k। अब ए बी वेक्टर के i j और k के कॉफिशिएंट्स, यहां आ जाएगा 1 2 3, यहां आ जाएगा 0 4 3। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां जरा देखिए क्या हो जाएगा, आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 12 माइनस j कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 माइनस 0 प्लस k कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस 0। यहां पर क्या आ गया, ये आ जाएगा माइनस का 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये है आपका ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर।
अब हम निकालेंगे ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मॉड्यूलस, तो वो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहां देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 36 + 25 हो गया आपका 61। सो दिस विल बिकम √61। तो जरा देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होगा उसके लिए, वो हो जाएगा ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का मॉड्यूलस बाई 2। तो यहां पर ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर का जो मॉड्यूलस है वो क्या आया है, √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया क्या है आपके पास, √61/2 स्क्वायर यूनिट्स है। तो आपको केवल दो एडजेसेंट साइड्स लेनी है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसके मॉड्यूलस को 2 से डिवाइड करते ही आपको एरिया मिल जाएगा। अब यहां पर मैंने ए बी और ए सी एडजेसेंट साइड ली हैं, आप कोई और दो एडजेसेंट साइड भी ले सकते हैं, जैसे आप बी ए बी सी ले सकते हैं, बी ए वैक्टर एंड बी सी वैक्टर ले सकते हैं, सी बी वैक्टर एंड सी ए वैक्टर ले सकते हैं, सी बी वैक्टर सी ए वैक्टर आप ले सकते हैं, ये भी एडजेसेंट साइड हैं। इन दो के पेयर से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है एंड इसको बाय मैट्रिक्स मेथड आपको सॉल्व करना है। तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे वो जरा देखिए। आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख सकते हैं, द अबव सिस्टम कैन बी रिटन एज AX = B, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो A है वो मैट्रिक्स होगी X, Y और Z के कोफिशिएंट से एक 3x3 की मैट्रिक्स। यहां होगा 2 1 -1 4 -3 2 3 -2 3। X है वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड B आपके पास ये जो टर्म है इनसे एक कॉलम मैट्रिक्स, यहां पर है 1। अब सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जरा देखिए 2 बाहर आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा -9, यहां हो जाएगा +4, -9 +4, -1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 4 12 -6, -1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा -8 +9। यहां देखिए -9 +4 कितना हो जाएगा, -5, -5 × 2 हो जाएगा -10। यहां पर 12 - 6 क्या हो जाएगा आपका 6, 6 × -1 इज -6, और यहां पर 9 - 8 हो गया 1 आपका, एंड 1 में से 1 × -1 इज -1, यहां हो गया -17 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जो सिस्टम्स का जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो यूनिक है। तो आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज यूनिक एंड गिवन बाय, उसको निकाला जा सकता है किस फॉर्म से, x = A 1 B क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए आपका, A 1 चाहिए, तो हम A 1 की वैल्यू निकालेंगे और उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपका। तो यहां पर हम निकालते हैं सबसे पहले A 1। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालूंगा, A11 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां आएगा -3 2 -2 3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर इवन नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहां हो जाएगा -9 और यहां पे हो जाएगा आपका +4 दैट इज इक्वल टू -5। देन उसके बाद A12 यहां हो गया -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 2 3 3,
-1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव रहेगा, 4 3 ज़ा 12 -6, ये हो जाएगा 6, यहाँ से मिलेगा माइनस का 6। देन इसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं A13 की, -1 की पावर 1 + 3। तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 -3 3 -2, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे आ गया -8 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 9, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से A13 आया है 1 के बराबर। अब हम निकालते हैं A21। A21 बराबर होगा -1 की पावर 2 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 -1 -2 3, ये रहेगा। अब यहां पर -1 की पावर इवन नंबर, -1 की पावर यहां पर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन आएगा, और यहां पे आ गया 3 और ये प्लस का हो गया, यहां आ जाएगा माइनस का 2, मीन्स यहां मिल गया -1 हमें। उसके बाद A22, -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -1 3 3, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस, यहां से आया माइनस का 3, ये हो गया 9 आपका। देन इसके बाद A23, -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 3 -2, -1 की पावर ऑड नंबर है तो यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा, यहां आ गया माइनस का 4 -3, दैट मीन्स यहां मिलेगा 7, इससे प्लस होके प्लस का 7। उसके बाद यहां पर A31, -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 -1 -3 2, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, यहां पे आ गया 2 माइनस और ये हो जाएगा प्लस का 3, दैट इज इक्वल टू -1। उसके बाद A32, -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -1 4 2, -1 की पावर ऑड नंबर तो यहां पर ये नेगेटिव रहेगा आपका, इसको करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस, यहां से आएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 8, यहां से मिल जाएगा हमें -8 आपका। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A, वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर्स क्या है आपके -5 -6 1, और यहां पर है -1 9 7, यहां पर है ओके, यहां पर एक कोफैक्टर रह गया, दैट इज A33 की वैल्यू नहीं निकाली, -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 4 -3, 2 1 4 -3, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, यहां पे आ गया -6 -4, दैट इज इक्वल टू -10। तो यहां वैल्यू आ गई है आपकी -1 -8 -10 का ट्रांसपोज, तो वो आ जाएगा आपके पास -6 -5 -6 1 -1 9 7 एंड -1 -8 -10। और हमें निकालना है A इनवर्स। A इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आई है -17 एंड यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A, तो -5 -1 -1 -6 9 -8, यहाँ पर है 1 7 -10। अब ज़रा देखिए, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो A इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे तो 1 अपॉन -17 -5 -1 -1 -6 9 -8 1 7 -10, यहाँ पर है वैल्यू 1 4 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन -17 बाहर है, -5 × 1 इज -5
-1 इंटू 4 इज -4 एंड -1 इंटू -8 इज -8 हो गया आपका। अब सेकेंड रो की कॉलम के साथ -1 इंटू -6 इज -6, 9 इंटू 4 इज 36 एंड 8 इंटू -8 इज -64। देन इसके बाद 1 इंटू 1 इज 1, 7 इंटू 4 इज 28 एंड -10 इंटू 8 इज -80। x की वैल्यू है हमारे पास x y z, यहाँ पर है -1/17 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 17 आएगा। यहाँ पर आई है वैल्यू माइनस का 70, 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 34, माइनस का 34। एंड यहाँ पर देखिए 29, 80 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 51 माइनस का। और जब -17 सबके डिवाइड में जाएगा तो माइनस को सब प्लस के हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। तो जो एक्स वाई जेड है वो किसके बराबर आ रहा है आपका, वो आ रहा है 1 2 3 के। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं तो एक्स वाई जेड, एक्स बराबर होगा 1 के, वाई बराबर होगा 2 के, जेड बराबर होगा 3 के, बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। सो एक्स इज इक्वल टू 1, y is equal to 2 and z is equal to 3 for this question.